जय भवानी। एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आपका अपना भाई, आपका दोस्त मुकुंद जी हाजिर है। तो मैं चाहता हूं आप लोग का प्यार और दुलार इसी तरह से मिलता रहे, जो मैं देश हित चैनल पे देश से रिलेटेड मुद्दों को उठाता रहूं और आप लोगों के बीच में रखता रहूं। अब धीरे धीरे इंटेंसिटी मेरा भी बढ़ रहा है। ऊर्जा का स्तर जो मेरे अंदर घट गया तो धीरे धीरे अब इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहा है। ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ेगा आपका कंटेंट आपको अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो मेरा एक आशा और एक भरोसा और विश्वास है कि आप लोग का भी प्यार और समर्थन दुलार मुझे मिलता रहेगा और आप लोग का समर्थन और प्यार दुलार ही हमें और मोटिवेट, हमारे ऊर्जा के स्तर को और ज्यादा मजबूत और बुलंद करता रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मालूम है कल हम लोग आने वाला, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, तो कल हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उस पर हम जो है आज़ादी पे हम कुछ चंद लाइनें बोलेंगे और देखेंगे। आज़ादी तो मुझे मिल चुकी है, हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे देश को आज़ाद होने के बाद भी सरकार तो हमारी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको कि दूर करना होगा। और जब मैं इन समस्याओं को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरा देश पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति के हाथों अभी भी गुलाम है, क्योंकि अभी जिस तरह की समस्याएं हैं ये किसी भी स्वतंत्र देश में इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, खास करके जब आजादी को इतने साल हो गए। तो मैं इन वीडियो को कुछ चंद लाइनों से प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं। यहां की मिट्टी का हमेशा गुणगान करता हूं। यहां के मिट्टी का हमेशा गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं। दोस्तों, तो जैसे ही कल हम आजादी का 77वां दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो हमारे जेहन में बहुत सारी चीजें उठ रही है। मेरे खुद के जेहन में जो हम लोग तो आजादी को हम लोगों ने केवल झंडा तोलन तक ही सीमित रख दिया है। आजादी का मतलब हम जैसे देखते हैं हमारे देश में झंडा तोलन हो जाए उसके बाद आदमी इंसान जो है आजादी को भूल जाते हैं। केवल 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन ही हम झंडा तोलन करें तो उससे क्या आजादी को हम हर एक साल जश्न तो मना लेते हैं कि आजादी का ये काउंटिंग नंबर में बढ़ते जा रहा है, 75वां, 76वां, 77वां, ये इस समय आजादी का ये दिवस चल रहा है, मना लिए। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद 15 अगस्त के बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, हमारी खुमारियां, हमारे जो देश के प्रति प्रेम है, लगाव है, देश के प्रति जो हमारी सेंटिमेंट है, जो भावनाएं हैं, जो मौलिक कर्तव्य है, इन सबों का पता नहीं कहां जाके सर्वनाश हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं ये नहीं कहता हूं, हमारे देश में अभी भी जो जहां भी जिस पद पे भी बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकारी पद हो या गैर सरकारी पद हो, अगर वहां पे जो व्यक्ति विशेष जो बैठे हुए हैं, अगर वो ईमानदारी से न्यायपूर्ण तरीके से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो हमारे देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती जैसे कि आज है। क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए बहुत साल हो गए, तो हमारे देश में वर्तमान समय में जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। अभी हमारे देश में जो पहली बड़ी समस्या है वो बढ़ती जनसंख्या का है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है और इससे क्या नुकसान होने वाला है? हमारे देश की जनसंख्या जब इतने तीव्र गति से बढ़ेगी तो संसाधन का क्या होगा? दोहन होगा। संसाधन का क्या होगा? दोहन होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास
5 मार्कर्स है। मेरे पास ये 5 मार्कर है, 5 को छोड़िए मेरे पास 2 मार्कर है, मेरे पास अभी 2 मार्कर है। अगर हमको इसको 3 आदमी में बांटना हो तो या तो इसको तोड़ना पड़ेगा। मेरे पास 2 मार्कर है, लेने वाले की संख्या कितनी है? 3 है। अगर हम इसको 3 आदमी में डिवाइड करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसको हमको या तो हमें तीसरा मार्कर लाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। नहीं तो अगर हम इसको 2 को बांटेंगे तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तीसरा केस क्या हो सकता है? 2 को देंगे, 1 को नहीं देंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका परिणाम संसाधन का दोहन होगा, क्योंकि संसाधन क्या है? लिमिटेड है। और जैसे ही पॉपुलेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा तो जितने आदमी बढ़ रहे हैं उनको उनकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, तो फिर तो वो अछूते रहेंगे। उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर दिक्कत तो बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ये पहला समस्या है। दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार कहते किसको है? भ्रष्टाचार कहते जब हम गलत तरीके से धन का उपार्जन करते हैं, जब हम गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से धन को जमा करते हैं, धन का उपार्जन करते हैं, तो उसको हम भ्रष्टाचार बोलते हैं। तो भ्रष्टाचार आज जो है अपने देश में छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक ये पूरे में व्याप्त है, पूरे में फैला हुआ है। आप देखते होंगे छोटे स्तर पे गांव से लेके वहां पे राजधानी तक, जो देश की राजधानी है, वहां तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हर एक सेक्टर में, हर एक विभाग में। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। गांव के वार्ड कमिश्नर से लेके दिल्ली के, मतलब देश के राजधानी दिल्ली तक, हर एक विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर कोई बोलता है ऐसा नहीं होता है तो वो झूठ बोल रहा है, उनको जानकारी नहीं है। जो गांव से, समाज से जुड़ा हुआ लोग हैं, उनको मालूम होगा भ्रष्टाचार हर एक जगह पे है। तो ये गलत तरीके से जब हम धन को उपार्जन करते हैं तो वो कहीं न कहीं हम किसी दूसरे का हक मारते हैं, किसी दूसरे का हक मारते हैं, या किसी दूसरे को रुलाकर धन को, अर्थ को जमा करते हैं। तो ये तो गलत है। ये बहुत बड़ा विकट समस्या है हमारे देश में। आज तो मैं डाटा के साथ नहीं आया हूं, आज तो मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं 1 बाय 1 जितने भी लिखा हूं, मेंशन किया हूं, सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा कल के बाद। तीसरा क्या है? गरीबी है। दोस्तों, तीसरा विकट समस्या क्या है मेरे देश में? गरीबी है। तो गरीबी क्यों बढ़ रहा है? तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको? जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, संसाधन लिमिटेड है, तो हर एक इंसान को उसका हक नहीं मिल पा रहा है, तो गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और गरीबी के बढ़ने का एक और कारण है, गरीबी बढ़ती है, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन जो है ना, वो पॉवर्टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन करने का मतलब यह है, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो गरीबी बढ़ेगी। जनसंख्या अगर तीव्र गति से बढ़ेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी साथ में बढ़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉवर्टी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो गरीबी भी बढ़ेगी। गरीबी कहते हैं किसको? गरीब कौन होता है? जब कोई भी इंसान, सामान्य इंसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो हम उसको गरीब बोलते हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई। अगर वो कोई इंसान की कमाई इतनी ना हो जो ये सब चीज को फुलफिल कर सके तो उसको हम गरीब बोलते हैं। तो वो गरीबी भी बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के कारण ही हो रहा है। चौथा पॉइंट क्या है? जातिवाद। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम था, बता भी चुका हूं मैं, जो हमारे देश में पहले भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था था। वर्ण के आधार पर 4 वर्ण होते थे, वर्ण के आधार पर बंटवारा किया गया था। तो वो वर्ण क्या था? काम के आधार पर। काम के आधार पर जो है 4 सेक्टर में रखा गया था हमारे देश के नागरिकों को। उस समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। उसमें क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों का काम अलग अलग होता था। ब्राह्मण का काम होता था वेद पुराण का अध्ययन करना और उन चीजों को सर्कुलेट करना पीपल के बीच में, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता
नैतिकता को बताना, ये काम ब्राह्मण का होता था। क्षत्रिय का काम होता था प्रजा की सेवा करना, दुश्मनों से सुरक्षा करना अपने प्रजा की। वैश्य का काम होता था व्यवसाय करना, और शूद्र का काम होता था सबों का सेवा करना। ये उन समय की व्यवस्था थी, प्राचीन समय की व्यवस्था थी। और अभी जो क्या है, ये जातिवाद जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा जड़ बना चुका है समाज में। देखिए सबसे बड़ी चीज है, जातिवाद अगर ऊपर से मिलके बना होता, सीधी सी बात, ये मुझे समझ में आ रही है अच्छी वाली बात ही। दोस्तों एक बात तो मेरे तरफ से क्लियर, मुझे जो सही लगेगा मैं बोलूंगा ही, किसी को मिर्ची लगे या जो भी लगे, आई डोंट केयर। जातिवाद अगर ऊपर से बन के आया होता तो कुछ न कुछ आइडेंटिफिकेशन जरूर होता। अगर मैं ठाकुर हूं, मैं राजपूत हूं, मेरे बॉडी पे कहीं ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे कि पता चलता है मैं ठाकुर हूं। हाँ, कुछ जज्बात होती है। अब जो है कि मैं साइंस में बायोलॉजी में चला जाऊंगा, एक डीएनए होता है, जो कि डीएनए का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। तो कुछ एग्रेसिवनेस है मेरे अंदर, लेकिन कहीं तो मेंशन नहीं किया हुआ है जो मैं राजपूत हूं, कोई और अदर कास्ट है। तो ये जाति जो है ना, वो ऊपर से बन के नहीं आया है, ये कहां बना है? नीचे में, बहुत प्रारंभ समय में बना है, नीचे में बना है। मैंने राजपूत के यहां पैदा लिया तो मैं राजपूत हो गया, कोई यादव के यहां पैदा लिया तो यादव हो गया, लेकिन कर्म सबसे प्रधान है। मेरे कहने का अर्थ यही है, अगर जाति भगवान बनाते तो सबके बॉडी पर मेंशन आता, राजपूत, ब्राह्मण, ठाकुर। हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वो जाति हमें उपनाम में मिल जाया करता है। उसके बाद क्या है? उग्रवाद है। उग्रवाद कहते हैं किसको मेरे भाई, मेरे दोस्त? तो उग्रवाद कहते हैं वैसे व्यक्ति के समूह को, वैसे संगठन को जो सरकार के बातों को नहीं मानता है। उनका कहने का सेंस क्या होता है? उनकी जो डिमांड होती है, उनकी जो मांगे होती है, वो चाहते हैं हथियार के बल पर, अपने पावर के बल पर, अपनी क्षमताओं के बल पे उसको हासिल करना चाहते हैं। वो सरकार के विरुद्ध में काम करते हैं। हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम बना हुआ ऑलरेडी प्रजातंत्र का, वो उसको नहीं मानते हैं, वो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, सरकार के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, अपनी मांगों को जबरदस्ती परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उग्रवाद बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? छत्रवाद। छत्रवाद क्या है? पर्टिकुलर क्षेत्र को लेके अपना एक मोटिव रख देना। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने आप को बिहारी कहलाने पर प्राउड फील करता हूं। सही बात है, क्योंकि उस मिट्टी में पैदा लिया हूं तो गर्व तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम बिहार के हैं तो मेरा बिहार बहुत अच्छा है, कोई यूपी का है तो उसका यूपी बहुत खराब है, ये सेंटिमेंट है। मतलब क्षेत्रवाद कहने का मतलब पर्टिकुलर पीपल जिस पर्टिकुलर क्षेत्र से, पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, उसको बहुत ऊपर दिखाना, और किसी दूसरे इंसान जो पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर स्टेट से या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है, उसको नीचे दिखाना, ये तो क्षेत्रवाद है। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या। आतंकवाद क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी दूसरे देश से संचालित होते हैं। दोस्तों, उग्रवाद और आतंकवाद में बहुत अंतर है, ध्यान दीजिएगा चीजों को। आतंकवाद जो है वैसे ग्रुप ऑफ पीपल, वैसे माइंडसेट ऑफ पीपल जिनको लगता है ये पर्टिकुलर देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे देश क्या करते हैं? कायरतापूर्ण दृष्टि से हमारे देशों पर चोरी छुपे अलग अलग तरीके से हमला करवाते हैं। उनका काम होता है मानवता को अस्त व्यस्त करना। उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। जो आदमी इस एक्टिविटी में, इस क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब धर्म के हो, उनको उस मजहब और धर्म से लेना देना होता नहीं। उनको ABCD भी नहीं मालूम उसका, क्योंकि जो मानवता का नहीं हो सकता वो धर्म को, जिनको मानवता नहीं है उनके पास धर्म नहीं, जिनके पास मानवता नहीं उनके पास धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं होगा। तो वो तो ऐसे समूह हैं जो क्या करते हैं? दूसरे देश को परेशान करने के लिए कायरतापूर्ण तरीके से उस देश पर चोरी छुपे हमले करते हैं। उस देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो समरसता है उसका नुकसान करने का प्रयास करते हैं, तो समृद्धि को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे? आतंकवाद। ये आतंकवाद सुनियोजित तरीके से
प्रॉपरली फ्लाइट प्लान के तहत दूसरों देशों के साथ, दूसरे देशों के द्वारा अपने देशों पे या किसी दूसरे देशों पे उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि सही नहीं है, बहुत गलत है। असमानता, दोस्तों असमानता क्या है? जब पर्टिकुलर चीजों को पर्टिकुलर इंसान के बीच में या लगभग सब इंसान के बीच में सही तरीके से नहीं बंटवारा किया जाए, नहीं बांटा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 200 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर मैं कल पेन का बंटवारा करना चाहता हूं तो अगर मैं 200 पेन की जगह पे 150 पेन लेके आता हूं तो केवल 150 बच्चे को ही वो पेन मिल पाएंगे, 50 बच्चे को वो पेन नहीं मिल पाएंगे। तो वो भी एक असमानता हुई। असमानता मतलब क्या? संसाधन का या सुविधा का या सर्विस का बंटवारा अगर पीपल के बीच में सही तरीके से नहीं हो रहा है तो वो असमानता है। चाहे वो संसाधन जो कुछ भी हो, वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, डिफेंस के सेक्टर में हो, पॉलिटिक्स के सेक्टर में हो, सोशल सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, या गवर्नमेंट बेनिफिट के सेक्टर में हो। मतलब कोई किसी भी चीजों को अगर बराबर मात्रा में सबों के बीच में नहीं बांटा जाए तो वही तो असमानता है। लिंग भेदभाव, लिंग भेदभाव क्या है? जैसा कि आपको मालूम होगा, जनरली 2 लिंग होते हैं, एक तीसरा भी होता है जिनको कि हम उभयलिंग बोलते हैं। एक तो स्त्रीलिंग है, दूसरा क्या है? पुल्लिंग है। तो दोस्तों आज के डेट में भी हमारे देश को आजाद हुए बहुत वर्षों हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी अभी भी पुरुष और नारी में भेद किया जाता है। आज के डेट में आपको मालूम है, जो काम पुरुष नहीं कर सकते हो उससे बेहतर और जबरदस्त तरीके से कामों को लड़कियां और औरत कर रही है, और किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में उनका अचीवमेंट बहुत ही जबरदस्त है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर एक सेक्टर में महिलाएं बहुत ऊपर तक जा रही है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में, खास करके गांवों में, औरतों को लेकर, लड़कियों को लेकर एक कंजर्वेटिव थॉट है। औरतों को लेकर और लड़कियों को लेकर कंजर्वेटिव थॉट है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है, औरत सबका एक लिमिटेशन होता है। ऐसा नहीं है, अगर लिमिटेशन महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, तो जेंट्स के लिए भी लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में इस तरह की चीजें नहीं है। पुरुष के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन औरत के लिए बहुत लिमिटेशंस हैं। मैं ये नहीं कहता हूं गलती अगर पुरुष करते हैं उनको भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जितनी औरत को मिलती है। मतलब हर एक चीज इक्वलिटी होनी चाहिए, हर एक चीज को बराबर नजरों से देखा जाना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या कोई हो। तो लिंग भेद अभी भी है, महिलाओं को अभी कमतर आंका जाता है। अभी ये सबसे बड़ी चीजें हम आपको बताएंगे। अभी भी आप एक देख लीजिए, सांसद में आप स्टेट असेंबली में देख लीजिए कितनी महिलाएं चुन के जाती है विधानसभा में या विधान परिषद में। अगर देश की बात करें तो आप देख लीजिए, लगभग आधा 50% पॉपुलेशन है, आधा है लगभग महिलाओं का। कितने % महिलाएं जाती हैं उसमें चुन के? देश की बात करें संसद में कितनी % महिलाएं हैं, आपको भी भली भांति मालूम है। ये समानता नहीं हुआ। तो चीजों पर, हर एक जगहों पर महिला को भी उतना अधिकार दिया जाना चाहिए जितने पुरुषों को दिया जाता है। खास करके सबसे पहले हमारे समाज में हमारा जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, आज की डेट में भी, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं तो देखता हूं वहां लड़के को सबसे पहले, अगर कोई गरीब है और उनके पास कुछ पैसा आ गया तो सबसे पहले अपने बेटा को जरूर पढ़ाने के लिए दूसरे शहरों में भेजते हैं, लेकिन अपने लड़की को, अपने बेटियों को वो गांव में भी अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। उनका एक ही रोना होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं। मतलब ऐसा दोहरा चरित्र क्यों इंसान का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आजादी तो हमें दूसरों से मिल गई है, हम तो खुद के मानसिकता के गुलाम अभी भी। हमारा देश इसीलिए बोलते हैं ना, ये सब परेशानी जो है क्यों है, क्योंकि हमारी मानसिकताएं ओछी है। अभी भी हम अपने कंजर्वेटिव थॉट से, संकीर्ण मानसिकता से ऊपर नहीं उठ सके हैं। भले नौकरियां करते हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, लेकिन हमारी मानसिकताएं बदली नहीं है। प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन। ये पोल्यूशन क्या है?
अब पोल्यूशन हम कहते किसको है, जब डस्ट पार्टिकल किसी भी रूप में, चाहे वो एयर में हो, सॉइल में हो, वाटर में हो, कहीं भी मिक्स हो जाता है तो वो पोल्यूशन है। ये पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे इसका भी जड़ क्या है, पॉपुलेशन है। पोल्यूशन का भी जड़ क्या है, पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा गाड़ियों की जरूरत होगी, जितना आदमी का संख्या बढ़ेगा उतनी ज्यादा संख्या में वाहन चाहिए, उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा सर्विस सेक्टर में आदमी का रिक्वायरमेंट होगा। तो जैसे देखिए सीधी सी बात है, जी पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो हर एक चीजें बढ़नी चालू हो जाएगी। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत है। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर किसी के यहां एक बच्चे और किसी के यहां 2 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं तो एक बच्चे उनको खाने के लिए भी अनाज चाहिए, जिनके यहां 2 बच्चे उनको खाने के लिए डबल अनाज चाहिए। एक बच्चे उनको खाने के लिए अगर 1 लीटर दूध चाहिए तो जिसके यहाँ 2 बच्चे हैं उनको 2 लीटर दूध चाहिए। किसी को अगर पूरे महीने में 1 kg नोटबुक लगता है तो दूसरे के यहाँ 2 kg चाहिए, तो हर उसमें पेड़ की कटाई होगी। तो डायरेक्टली मैं ये कहता हूं यहाँ पे पोल्यूशन भी जो है, प्रदूषण भी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पॉपुलेशन के। तो पोल्यूशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, तो दोहन होगा तो फिर पोल्यूशन बढ़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा आने वाले समय में जीवों के लिए, मानव के लिए नहीं, किसी भी जीवों के लिए। आज पोल्यूशन का ऐसा है, अब धीरे धीरे इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और समय कहीं पे धूप, और समय कहीं पे वर्षा, कहीं पे और समय गर्मी, कहीं पे और समय ठंडी। ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है पोल्यूशन के कारण, इससे पूरा जीव अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण O3 लेयर जो होता है, ओजोन लेयर, उसका भी डैमेज हो रहा है, वो भी डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। ये सब साइड इफेक्ट है। हम ऐसे भी 1 by 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद क्या है, सांप्रदायिकता है। ये सांप्रदायिकता बढ़ता जा रहा है। सांप्रदायिकता क्या चीज है, तो किसी ग्रुप ऑफ पीपल, जब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, अपने धर्म, अपने रिलीजन, अपने कास्ट, अपने क्रीड को सबसे बेहतर बताने की कोशिश करता है और दूसरे को कमतर बताने की कोशिश करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहीं पे द्वेष पनपता है। तो वही आगे चल के एक दंगा का रूप लेता है, जो कि समाज के लिए क्या है, सही नहीं है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हम मानव हैं। अगर हम मानवता को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर धर्म को जानने की कोई अभिलाषा और इच्छा नहीं है। सबसे पहले हम खुद को समझते नहीं हैं और धर्म के नाम पे लड़ने लगते हैं। उनको पता नहीं है जो धर्म, मान लीजिए जो भगवान के लिए लड़ते हैं या भगवान के नाम पे लड़ते हैं, क्या वो उतना कमजोर है जिनको मेरी सपोर्ट की जरूरत है? तो सबसे पहले ये चीजों को समझने की आवश्यकता है। जो किसी भी संप्रदाय के इंसान हो, किसी भी समूह से वो बिलोंग करते हो, क्योंकि संविधान ने ये आजादी दी है, जो किसी कोई भी इंसान जिस धर्म को वो मान सकते हैं, जिस धर्म में हो उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब किसी भी धर्म को आप एडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के बोलोगे, दूसरे के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे, या उसके उस धर्म के जो आप नीचे है, जो आपके सामने पॉपुलेशन में कम है, उनके धर्म को नीचा दिखाओगे। ये चीजें कहीं भी सही नहीं है और इसकी इजाजत आपके संविधान में भी नहीं है। मैंने हमारे संविधान भी किसी को ये इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, जहां तक संविधान की बात करें तो संविधान में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो वो केवल डॉक्यूमेंट के रूप में ही रिटेन है, सीमित है वहीं तक। इन प्रैक्टिकल में, वास्तव में उसका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पर नहीं हो पाता है। उन सभी चीजों का जो है, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है या आर्टिकल हैं, उनको सही तरीके से सही समय पे लागू नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे भी बहुत सारे शक्तियां हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो ये सब हमारे देश में समस्याएं अभी हैं। अगर मैं लिखने लगूं तो और सब बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से
अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हमदम, तो ऐसा बात नहीं है। आज भी हमारे देश में ये अगर लिस्ट बनाना चालू करें तो बहुत सारी समस्याओं की लिस्ट है जिससे हमारा देश अभी भी त्रस्त है, और इसके जिम्मेदार कोई दूसरे देश वाले नहीं है। हमारे देश के कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो गद्दार हैं, जिनके नस नस में गद्दारी भरी हुई है। उनको केवल देश नजर नहीं आता, उनको खुद नजर आता है। उनका खुद भला होना चाहिए, उनके परिवार का भला होना चाहिए, उनके लिए देश कहीं भी नहीं है। तो वही लोग तो हैं गिने चुने लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग को सरकारी संपत्ति को ऐसे देखते हैं लगता है वो किसी दूसरे देश वाले का हो। तो आपको मालूम होगा जब दंगा होता है कभी बहुत हंसी आती मुझे, पता नहीं वो क्यों अपनी संपत्ति को, क्योंकि उन्हीं के टैक्स से तो वो संपत्ति को अर्जित किया जाता है, और वो बोझ मान लीजिए कहीं बस जल गया, कहीं पे ट्रेन जला दिया, तो कोई भी सरकार अपने घर से पैसा लगाती नहीं ना, वही टैक्स बढ़ाती है। तो हमारा ही तो पैसा है, हम अपने पैसा में तो आग लगा रहे हैं। ये सब चीजें हैं। सबसे बड़ा चीज यहीं पे है, मैं एक ही चीज बोलूंगा, इसका एक ही चीज है, जो हमारा नैतिक उस स्तर जो है ना, हमारे देश के नागरिकों का नैतिक स्तर वो बहुत ही अच्छा आज की डेट में नहीं है। जो जहां है ना, जो इंसान को जो जगह हाथ लग गया, जो इंसान जिस जगह पे बैठ गया, वो उस जगह का, उस पावर का, उस शक्ति का केवल दोहन करता है अपने फायदा के लिए। अगर कोई भी इंसान के पास शक्ति मिल गया किसी तरीके से, तो शक्ति का इस्तेमाल केवल वो अपने फायदा के लिए करता है, न कि समाज के फायदा के लिए। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट एक ही है, समस्या का निदान उसी समय होगा जब हमारे देश में, हमारे समाज में आदमी का नैतिकता या आदमी का नैतिक स्तर जो है उसका उत्थान होगा। जब तक इंसान के नैतिक स्तर का उत्थान नहीं होगा तब तक समस्याएं जन्म डे बाय डे, दिन ब दिन समस्याएं जन्म लेती रहेगी, और समस्या का निदान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और समस्याएं बढ़ती जाएगी। जब समस्याएं बढ़ती जाएगी तो हम एक देश के रूप में कभी भी सशक्त, मजबूत, सुदृढ़ नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से, युवाओं से आह्वान है, जो हम जिस फील्ड में रहें, जिस किसी क्षेत्र में रहे, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, किसी भी फील्ड में रहे, तो वहां पे हम अपने ईमानदारी से अपने कामों को करें, नैतिक स्तर के साथ में, जिससे हमारा देश का भला हो सके। क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ योगदान तो दे सकते हैं ना देश के विकास में। हम ऐसा नहीं है मैं सीमा पे जाके लड़ सकते हैं, लेकिन देश के किसी भी, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपना अगर 100% देते हैं तो वो विकास भी तो देश के लिए हुआ ना। तो अपने देश में रह के अगर हम कुछ कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो उससे भी हमारे देश का फायदा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया। मैं आशा करता हूं आपका प्यार और दुलार इसी तरह से बना रहे। अगर आपका प्यार दुलार इसी तरह से बना रहे तो आने वाले समय में मैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, और आपके अनुसार आप जो टॉपिक कहेंगे मैं उस टॉपिक पे लगातार वीडियो बनाता रहूंगा। तो लेकिन एक बात आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग जरूर मुझे सजेशन दीजिए, सजेस्ट कीजिए, आप लोग का मतलब इच्छा क्या है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो हमें बताएं, मैं उस टॉपिक पे लेके आऊंगा। और मेरा यही है मानना, जो मैं अपने देश का जो मेरा कल्चर है ना, भारतवर्ष का जो पुराना कल्चर था, मैं आने वाले समय में सोच रहा हूं अपने पुराने कल्चर को जिंदा करने के लिए, पुराने संस्कृति को, कस्टम्स को जिंदा रखने के लिए मैं उस पर वीडियो बनाता जाऊं, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन को मालूम चले कि हमारे कल्चर और कस्टम्स क्या थे, और हमारा क्या अभी कस्टम्स और कल्चर है, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके वो आने वाले जनरेशन, और उनको पता लग सके जो हम कितने समृद्ध थे, जो अभी नहीं है। मानसिक रूप से हम कितने समृद्ध थे, जो कि अभी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब मानसिकता हमारी समृद्ध नहीं होगी तो दुनिया के किसी भी कोने में हम अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों।